आज फिक्र की शुरुआत प्रेसिडेंट ट्रंप की बढ़ती टेंशन के ग्राफ से करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी नाकाम नीतियों से घर और बाहर दोनों ही जगह गिरते जा रहे हैं। टैरिफ वाली धौंस और मनमाने फैसलों पर उनका ग्लोबल विरोध अब लोकल लेवल पर भी खुलकर हो रहा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको यह बताना जरूरी है कि ट्रंप टावर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में पॉश लोकेशन पर है। वहां पर कई सीनियर सिटीजन्स, मतलब कई यानी बहुत सारे, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर बड़ा हंगामा किया। ट्रंप को आईना दिखाने का काम अमेरिका के अंदर शुरू हो चुका है और वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाली यह कहानी फिक्र की स्पेशल दीवार यानी इस बिग वॉल पर हम आपको समझाने वाले हैं। और इसके लिए हमने दो डिविजन्स बताए, दो हिस्से। घिर गए मिस्टर प्रेसिडेंट, घर और बाहर। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रंप के खिलाफ यूएस में लामबंदी है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सब जानते हैं किस तरीके से घर और बाहर कैसे लामबंदी चल रही है, हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर यूएस के 4 दुश्मनों की चीन में लामबंदी है। इसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है। अब घर की बात करते हैं। जैक सुलिवन, जॉन बोल्टन, ये वो एस्टीम्ड डिप्लोमैट्स हैं, वो एनएसएज हैं जिन्होंने ट्रंप को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं, उनकी नीतियों को लेकर। बाहर की अगर बात करें तो शी जिनपिंग, पुतिन, किम, मसूद पेजेश्कियन, इनका जमावड़ा है। ये वो मुल्क हैं जिनसे, अगर आपको याद हो, पिछले टर्म में सिर्फ ईरान को छोड़कर ट्रंप ने कोशिश की थी बेहतर संबंध बनाने की। हालांकि चीन से भी मामला जमा नहीं था। अब बात करते हैं घर के अंदर। ट्रंप को जर्मनी ने आईना दिखाया। घर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा ट्रंप के साथ जर्मनी हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन बाहर की अगर बात करें, एससीओ समिट में जिनपिंग ने इनको खूब सुनाया और बताया है कि वैश्विक मंच पर कैसे दादागिरी जो है, एक ब्लैकमेलिंग तरीके का काम नहीं चलेगा। ये वो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। जैक सुलिवन, जॉन बोल्टन जैसे दिग्गज कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को बिगाड़ने का काम किया। ये देखिए, भारत से संबंध बिगाड़ने का आरोप है, अमेरिका पर धौंस दिखाने का आरोप है। चीन में जिनपिंग का आरोप है कि अमेरिका दुनिया को धौंस दिखाने का काम कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ फैमिली बिजनेस के लिए भारत की दोस्ती को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सोचिए, फैमिली के लिए दोस्ती की बलि। तो वहीं चीन में नए कूटनीतिक चक्रव्यूह से व्हाइट हाउस में खलबली है। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए तो जो ट्रंप क्वाड को आगे लेके जा रहे थे, इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, वो ट्रंप अब चाइना को मजबूती दे रहे हैं और जो क्वाड कंट्रीज हैं उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि उनकी विदेश नीति कामयाब है। ट्रंप को लगता है कि युद्ध नीति में उनका कोई मुकाबला नहीं है। ट्रंप को लगता है कि बिजनेस डील उनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है। ट्रंप को लगता है कि मिसाइलों को थामकर विश्व में शांति सिर्फ वही ला सकते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि ट्रंप की हर नीति नाकाम है। भारत से अच्छे संबंध खराब करने के लिए अब वो घर में ही गिरते जा रहे हैं। अमेरिकी राजनयिकों का एक बड़ा ग्रुप उनके खिलाफ एकजुट हो चुका है। अमेरिका के इन दो दिग्गजों को शायद आप पहचान रहे होंगे। ध्यान से देखिए, जॉन बोल्टन, इनके घर पे तो एफबीआई ने रेड की है। लोग कह रहे हैं ट्रंप ने तो करवाई। और दूसरे हैं एनएसए, फॉर्मर एनएसए जैक सुलिवन। अब इनके घर पे रेड ना हो जाए। जैक सुलिवन बाइडेन प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। जॉन बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके सलाहकार थे। जॉन बोल्टन ने तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद उनके खिलाफ जो किताब लिखी उसमें उनके खिलाफ कुछ बातें थी। ट्रंप चाहते थे कि वो पब्लिश ही ना हो। भारत पर टैरिफ लगाने के मुद्दे पर दोनों के विचार काफी मिलते जुलते हैं। अमेरिका के दोनों पूर्व राजनयिक भारत से पंगा लेने के लिए ट्रंप से नाराज हैं। जैक सुलिवन ने एक इंटरव्यू में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी है ट्रंप ने। तो जॉन बोल्टन का आरोप है कि ट्रंप की चौपट टैरिफ नीतियों ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया। जैक सुलिवन ने कहा कि भारत का अमेरिका से दूर जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिका पार्टनरशिप, हमारे भारत अमेरिका जो पार्टनरशिप है वो हमारे हितों की रक्षा करता है। वहीं जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की
टैरिफ नीति ने चीन को पूर्वी एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका दे दिया। दिलचस्प यह है कि अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला जर्मनी भी अब पूरी तरह से भारत के समर्थन में है। जर्मनी के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भी ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है, ट्रस्टेड अलाई। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में बहुत सी संभावनाएं हैं। हम दोनों देश मिलकर इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री का यह बयान ट्रंप नीति को 440 वोल्ट के करंट जैसा है, क्योंकि चंद रोज पहले ही व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से एक अपील की थी। कहा था कि वो भारत पर ठीक उसी तरह के प्रतिबंध लगाएं जैसे अमेरिका ने लगाए। इनमें यह प्रतिबंध भी शामिल है कि यूरोप भारत से होने वाले तेल और गैस की खरीद को तुरंत रोक दे। लेकिन जर्मनी ने भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम न उठाने के साफ संकेत दिए। यहां फिक्र करने वाली बात यह है कि ट्रंप को अपनी यह नाकामी नहीं दिख रही है। उन्हें यह भी नहीं दिखता है कि टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया की जी पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया है। पूरी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। टैरिफ के विरोध में उसके दोस्त भी, यानी अमेरिका के दोस्त भी अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं, जबकि ट्रंप भारत के खिलाफ रोज कुछ नया बयान दिलवाकर अलग से शर्मिंदगी मोल रहे हैं। वो ये बयान अपने बिगड़ैल सलाहकार पीटर नवारो से दिलवाते हैं। पीटर नवारो, सोचिए, जिनका ट्रस्ट के मीटर पर स्केल 0 होगा। पीटर नवारो ने कल कहा था कि रूस तेल से भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में मोदी पुतिन जिनपिंग की तिकड़ी को देखकर नवारो अब और बौखलाए हुए हैं। नया बयान यह दिया है कि मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक है। भारत को रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। पीटर नवारो ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में सारी हदें पार कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं, कूटनीतिक सीमाओं को लांघ रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से ट्रंप, टीम ट्रंप का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। ट्रंप अपने कूटनीतिक ब्लंडर से मुश्किलों का पहाड़ खड़ा करते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए मुसीबतों का मीटर सिर्फ घर में ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बाहर भी गोलबंदी तेज है। इसको आपको डिटेल में बताने से पहले एक चीज है, अमेरिका में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप कहां गायब हो रहे हैं। उनकी टीम बता रही है कि वो गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन उनका एकाएक मीडिया में बयान न देना, एकाएक गायब हो जाना, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, उनकी सेहत को लेकर सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं। जवाब ट्रंप खुद क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक सवाल है। खैर, अब जो उनके बाहर, मतलब उनके मुल्क के बाहर जो गोलबंदी हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। इस कड़ी में अमेरिका विरोधियों का एक नया सेंटर बना है, बीजिंग। एक छत के नीचे होने वाली यह मुलाकात 11,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। तियानजिन में एससीओ समिट के बाद बीजिंग में इस वक्त ऐसे नेता मौजूद हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका के दुश्मन हैं। ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और खुद चीन। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यही गेस्ट लिस्ट व्हाइट हाउस के थिंक टैंक को परेशान कर रही है। यह पहली बार है जब अमेरिका के 4 दुश्मन एक साथ होंगे। यह पहली बार है जब चीन में बन रहे माहौल का खौफ अमेरिका में देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया में उस दहशत को महसूस किया जा सकता है। वहां इस बदलते समीकरण की खबरें प्रमुखता से चल रही हैं। 3 सितंबर को बीजिंग में विशाल मिलिट्री परेड होने वाली है, जिसमें अमेरिका के दुश्मन एक मंच पर होंगे। उनके सामने से अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों, परमाणु सक्षम मिसाइलों और समुद्री ड्रोनों के साथ हजारों सैनिक कदमताल करते हुए गुजरेंगे। सीएनएन ने लिखा है कि चीन निश्चित तौर पर अपने हिसाब से नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और नए नियम लिख रहा है। अब वो पश्चिमी देशों को चुनौती देने से नहीं डरता। अमेरिका विरोधियों के सामने चीन में यह सैन्य परेड तब हो रही है जब ट्रंप ने टैरिफ के चक्कर में अपने सहयोगी देशों को बुरी तरह नाराज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मित्र देश भी उससे परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बरसों की दुश्मनी भुलाकर पिछले महीने चीन से दोस्ती कर ली है। वहां के पीएम ने ट्रंप के टैरिफ से इकोनॉमी को बचाने के लिए बीजिंग की यात्रा भी की। सीएनएन के मुताबिक ट्रंप ने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, जिसने चीन को शक्ति प्रदर्शन करने और अपना दम दिखाने का एक शानदार मौका दिया।
उनके इस ब्लंडर के चलते बीजिंग में गोलबंदी शुरू हो गई है। वैश्विक अस्थिरता वाले माहौल में पहले एससीओ सम्मेलन और अब सैन्य शक्ति प्रदर्शन, शी जिनपिंग चीन को एक स्थिर और जिम्मेदार ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं और अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर। टैरिफ पर ट्रंप से लोहा ले रहे पीएम मोदी का एससीओ में जाना चीन के लिए एक बड़ी कामयाबी और उपलब्धि थी। इससे चीन ने पश्चिम को न सिर्फ संदेश दिया बल्कि क्वाड को भी बेकार बता दिया है। पुतिन, किम जोंग उन और ईरान के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम भी पहली बार चीन नहीं किया है। सवाल है कि क्या ट्रंप के लिए अब अपने दुश्मनों को रोक पाना संभव हो पाएगा? बीजिंग में जिनपिंग, पुतिन और किम पेजेश्किन की केमिस्ट्री अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, इस पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की, खुद देखें। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर चलाया हुआ है जिससे पूरी दुनिया त्राही कर रही है, ऐसे समय में ये चार देश के राष्ट्राध्यक्ष जमा हो गए हैं। एससीओ ने एक बहाना उनको मिलने का उपलब्ध करा दिया और एक इंटरनेशनल ऑप्टिक्स पैदा हुई। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सिर्फ ट्रेड है, सिर्फ कारोबार है, सिर्फ व्यापार है। महाशक्ति जो अपने आप को कहते हैं अमेरिका, अगर वहाँ का राष्ट्रपति इस तरह का बिहेव करेगा तो रूस चीन उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि कि एक दिन जापान, ताइवान, ये सब देश, भारत उसके खिलाफ एक मंच पर खड़े दिखाई देंगे। चीन एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आया जो साउथ चाइना सी में लड़ता है, कई देशों से, ईस्ट एशियाई मुल्कों से लड़ता है। जापान के साथ उसका तनातनी है, भारत के साथ उसने खूनी संघर्ष तक किया। ऐसे में उसकी छवि बहुत खराब हो गई थी। ट्रंप ने इस सारी छवि को साफ करने का काम किया है। गोलबंदी तो ट्रंप ने अपने खिलाफ खुद कराई है। वो चीन और या शी जिनपिंग उसका एक मौके का फायदा उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बीजिंग में है, हमने आपको बताया, लेकिन बीजिंग तक का सफर किम जोंग ने ट्रेन से किया है। वो कल शाम को प्योंगयांग से ट्रेन में सवार हुए और 20 घंटे के सफर के बाद आज बीजिंग पहुंच गए हैं। किम जोंग की ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है और इस ट्रेन का नाम है सनशाइन। किम जोंग की हरे रंग की इस ट्रेन में लाउंज से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ है। आमतौर पर एक बच्चे को अपने पापा और दादा से विरासत में पैतृक संपत्ति के अलावा संस्कार मिलते हैं, लेकिन किम जोंग को अपने पापा, अपने पिताजी और दादाजी से ट्रेनों का प्यार मिला है। किम जोंग कई देशों की यात्रा ट्रेन से कर चुके हैं, जिसमें चीन के अलावा रूस और वियतनाम भी शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किम जोंग के पिता और दादा भी ट्रेनों के शौकीन रहे हैं। किम जोंग के पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग ने कई विदेश यात्राएं ट्रेन से की हैं। किम जोंग के पिता और दादा की ट्रेन से विदेश यात्राओं पर फिक्र की स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर किम जोंग का नॉर्थ कोरिया से बीजिंग तक का पहुंचने का रूट क्या था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इनकी ये ट्रेन यात्रा के पीछे प्यार और डर दोनों है और ये अभी भी मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया टू चीन, किम जोंग की बुलेट प्रूफ ट्रेन का रूट, वाह, शानदार बनाया हमारी टीम ने। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से बीजिंग तक की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर। अब इनको 20 घंटे लगे, किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को 10 मिनट लगते हैं वैसे। खैर, किम जोंग प्योंगयांग से सनशाइन ट्रेन में सवार हुए। ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और ज्यादा होती है। आप सोचोगे मैं ट्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों ला रहा हूं, बताता हूं, रुको जरा। खैर, इसके बाद 225 किलोमीटर की दूरी पर आया सिनुइजू। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा माफी चाहूंगा, लेकिन सिनुइजू से शहर, और सिनुइजू से ट्रेन यालू नदी पर बने पुल को पार करती है जो नॉर्थ कोरिया को चीन से जोड़ता है। इसके बाद आता है चीन का डैंगडोंग शहर। यह चीन का पहला प्रमुख पड़ाव है। यहां ट्रेन की प्रोटोकॉल जांच होती है। यहां ट्रेन के पहिए बदलने पड़ सकते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चीन के रेल गेज अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है चीन का शेनयांग शहर। यह एक बड़ा रेल जंक्शन है। शेनयांग से आगे बढ़ते पर करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर आती है चीन की राजधानी बीजिंग। यहीं किम जोंग का अंतिम पड़ाव है। किम जोंग घंटों तक ट्रेन से सफर करके चीन पहुंचे और यह उनकी खानदानी आदत है। उनके पूर्वजों को रेल यात्राओं से कितना प्रेम था हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ये ट्रेडिशन नॉर्थ कोरिया में शुरू हुआ फियर फैक्टर से। उनको डर लगता था प्लेन से। उस जमाने में प्लेन्स असैसिनेशन का एक टूल हुआ करते थे।
वो डर इतना गहरा गया कि वो पास ऑन होता जा रहा है। तब भी जब चीजें बदल चुकी हैं, फ्लाइट्स ट्रेन से ज्यादा सेफ हो गई हैं, लेकिन ट्रेन पर जो इनका एक प्रेम है वो देखते हैं। जब भी नॉर्थ कोरिया की बात होती है तब हमेशा ही उसके राष्ट्रपति किम जोंग उन की तानाशाही और जनता को दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र होता है। लेकिन इसके अलावा किम जोंग की अलग पहचान है। वो ट्रेनों के शौकीन हैं, अपनी सनशाइन ट्रेन से दुनिया भ्रमण करते हैं। सफर चाहे 4 घंटे का हो या फिर 40 घंटे का, किम जोंग ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किम जोंग को ट्रेनों का यह शौक उनके पूर्वजों से मिला है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं जिसमें किम जोंग के पिता किम जोंग इल और किम जोंग के दादा किम इल सुंग ट्रेन से सफर करते दिखे हैं। दोनों ने कई देशों की यात्राएं विशेष रूप से सजाई गई इन ट्रेनों से ही की हैं। आजकल जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश दौरों पर जाते हैं तब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन जब किम जोंग के पिता और दादा ट्रेन से विदेश यात्रा करते थे तब उनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया जाता था। क्या वाकई किम जोंग के पिता और दादा को ट्रेन से इतना प्यार था? इसे समझते हैं। किम जोंग के दादा किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के संस्थापक रहे हैं। कहा जाता है कि किम इल सुंग हवाई यात्रा से बचते थे। उन्होंने सोवियत संघ और चीन की यात्राएं बख्तरबंद ट्रेनों से की। उनकी ट्रेन यात्राएं केवल यात्रा नहीं बल्कि एक परेड जैसी होती थी। स्टेशनों पर उनका भव्य स्वागत किया जाता था। इनकी ट्रेन यात्राएं धीरे धीरे उत्तर कोरियाई सत्ता का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं किम जोंग के पिता किम जोंग इल की। किम के दादा की तरह किम जोंग के पिता को भी ट्रेनों से विशेष लगाव था। कहा जाता है कि उनकी ट्रेन एक चलता फिरता महल थी। ट्रेन में डाइनिंग कार, कैवियार, लॉबस्टर और लग्जरी डिनर सेट होते थे। लेकिन किम जोंग के पिता के लिए कहा जाता है उन्हें विमानों से डर था, इसलिए विदेश यात्राएं ट्रेन से ही की। दावा किया जाता है कि 1982 में एक विमान हादसे के बाद उन्होंने उड़ान से पूरी तरह तौबा कर ली। किम जोंग इल ने 3 बार ट्रेन से रूस की यात्रा की। उन्होंने 2001 में ट्रेन से मॉस्को तक 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। उनकी ट्रेन में कैरियोके, फिल्म देखने का इंतजाम और उनके खास मेहमानों के लिए निजी कैबिन भी थे। किम जोंग इल की ट्रेन यात्राएं उनकी शान और ताकत दिखाने का तरीका भी मानी जाती थी। किम जोंग के पिता और दादा के लिए ट्रेन सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि सत्ता, सुरक्षा और शाही अंदाज का प्रतीक थी। किम जोंग ने भी ट्रेनों से प्रेम को अपनाया और अपने पिता और दादा की परंपरा को जारी रखा। किम जोंग ने भी चीन, वियतनाम और रूस की यात्राएं ट्रेन से की हैं और किम जोंग का ट्रेनों के लिए ये विशेष प्रेम अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा उस मुद्दे की जिसमें अब शब्दों की मात्रा ज्यादा है। राजनीति की इस डिक्शनरी में मर्यादा, लिहाज और लक्ष्मण रेखा जैसे शब्द दम तोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शर्मिंदा करने वाले उस सियासी चैप्टर की जिसमें प्रधानमंत्री की माता जी को अब शब्द कहे गए। 7 दिन बाद पीएम मोदी ने उसका चुन चुनकर जवाब दिया। इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ा गया, जो ये संकेत है कि चुनावी राज्य बिहार में अब शब्दों वाला ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। मतलब जिस बिहार के चुनाव में अब तक SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन टॉप ट्रेंड कर रहा था, वोट चोरी की चर्चा चल रही थी, जंगल राज जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें अब मां को अपशब्द कहा जाने वाला मुद्दा भी जुड़ गया है। चीन से लौटने के बाद आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। ये कार्यक्रम वैसे तो राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का था, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल में वो अपशब्द पिछले 7 दिनों से चुभ रहे थे जो उनकी माताजी को लेकर कहे गए थे। लिहाजा जब उन्होंने उन अपशब्दों का जवाब दिया तो माहौल काफी भावुक हो गया। पीएम मोदी की बातों को सुनकर मंच पर बैठे लोगों की आंखों से आंसू छलकने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 36 मिनट के भाषण में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। कटाक्ष के लिए जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। उनके कीवर्ड्स की तीव्रता में पहले नंबर पर मां को अपशब्द था।
इसके अलावा शाही खानदान के युवराज कामदार, नामदार और आरजेडी के अत्याचार जैसे तंज भी किए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज न समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अपशब्दों वाला यह मामला पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। इसकी स्क्रिप्ट 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लिखी गई थी। उस दिन कांग्रेस के मंच से पार्टी के एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी माताजी के लिए अपशब्द कहे, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के नेता जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आज इस मुद्दे पर लाइन तय हो गई। बीजेपी इसे लेकर 4 सितंबर को बिहार बंद करने वाली है, जिसमें सहयोगी दल भी शामिल होंगे। लोगों के बीच महिला अपमान का जिक्र किया जाएगा। तो क्या पीएम मोदी की माताजी को कहे गए अपशब्दों को मुद्दा बनाकर बीजेपी विपक्ष पर चोट करने की तैयारी में है? वैसे राजनीति के पन्ने पलटे जाएं तो ऐसे कुछ सबूत जरूर मिलते हैं जब विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने गालियों और अपशब्दों का कीचड़ फैलाया, लेकिन कमल का खिलना बंद नहीं हुआ। शुरुआत 2007 से हुई, जब गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर मौत का सौदागर वाली टिप्पणी की गई। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर चाय वाला कमेंट किया गया। 2019 में भी पीएम मोदी पर निजी हमले हुए। बीजेपी ने हर बार उन हमलों को हथियार बनाया और पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा मिला। हालांकि इस फायदे में कुछ और फैक्टर भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन विवादास्पद बयान और अपशब्दों की वैसी ही हवा बिहार चुनाव से पहले चली। इस बार क्या होगा इसका अंदाजा तो चुनाव के बाद लगेगा, लेकिन फिलहाल पीएम के इमोशनल कटाक्ष ने राजनीतिक तापमान जो है वो जरूर बढ़ा दिया है, जिसे आप इन बयानों में महसूस कर सकते हैं। ये मानसिक तौर पर असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सत्ता के लिए कोई भी स्तर तक गिर सकते हैं। इस तरह के मानसिकता के व्यक्ति इंसान नहीं, जंगली जानवर है। सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। कि राजनीति में वैमनस्यता इस कदर आ गया है कि एक दूसरे के मां बहन का भी हम इज्जत नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये फेक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी जी गए ही नहीं, तो फिर ये गाली किसने दिलवाई, कौन साजिश किया,
किसका षड्यंत्र था? मां के नाम पर मां को ढाल बनाकर सियासत वोट के लिए, ये ठीक नहीं है। इतनी निजतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया और उसके लिए कांग्रेस के ना तो नेता श्री राहुल गांधी, ना राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव कोई माफी भी नहीं मांगे, शर्म भी नहीं आती। पहले प्रधानमंत्री को, भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को अपने आप को संयम करने की जरूरत है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही तुमको लोग आईना दिखाएंगे। जो जिसकी बात हो रही है वो इतने तूल देने वाली नहीं थी। भर भर के आपके लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, सोनिया जी को भी इस तरह की भावना से आहत किए हैं, तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हम फिर में आगे और भी खबरें, लेकिन पहले 9 खबरें तेजी से देखते हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 206.03 मीटर पर पहुंच गया है। हरियाणा के हथनीकुंज बराज से अभी 1,71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के चलते कल दिल्ली के आसपास गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना में बीआरएस ने अपनी विधायक के कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव ने लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों में कविता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। कोर्ट ने यह माना कि दंगे के साजिश में उमर खालिद और शर्जिल की बड़ी भूमिका थी और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर उनसे जवाब मांगा गया है। 2 वोटर आईडी के आरोप में पवन खेड़ा ने सफाई दी है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव युवाओं के साथ डांस करते दिखाई दिए। पटना के मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल है। इस वीडियो को टैग करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर जंगल राज वाले लालू परिवार की सरकार होती तो ये युवा कट्टे पर डिस्को कर रहे होते। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले नीतीश कुमार के ताबड़तोड़ फैसले जारी हैं। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा शिक्षा और कला विभाग में कई पदों पर नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। जम्मू की टोडा से आज फिर लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 244 पर भीषण जाम लग गया। पिछले एक हफ्ते में भीषण बारिश के बाद जम्मू में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो चुकी है। इसके अलावा बाढ़ से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। अफगानिस्तान में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 दर्ज की गई है। इससे पहले रविवार को भी 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 को पार कर गई, जबकि 3000 लोग घायल हैं। दुनिया के कई देशों ने इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। और फिक्र में अब एक ऐसी खबर जिसमें न धार्मिक उन्माद है, न टीआरपी का खेल है, न हिंदू मुसलमान है और न ही युद्ध की चिंगारियां। यह खबर है भारत के चिप वाले राष्ट्रवाद की। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था? सेमीकंडक्टर चिप पर। खबर देखिए जरा। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो भारत के चिप वाले राष्ट्रवाद की है, जहां भविष्य की ताकत सिलिकॉन वाली नसों से बहती है। भारत अपनी तकनीक से नई पहचान कर रहा है। यह सब कुछ हो रहा है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। आप जिस चीज को जिंदगी कहते हैं वो हर पल किसी ना किसी चिप की मदद से चलती है। सुबह अलार्म बजाने से लेकर रात को टीवी देखने तक, कहीं मोबाइल में, कहीं गाड़ी में, कहीं बैंक के एटीएम में, तरह तरह की मशीनों में, हर जगह कोई ना कोई छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप आपके लिए काम कर रहा है। अभी जो टीवी देख रहे हैं उस पर भी, जिस रिमोट से मैं ये स्क्रीन पे चीजें मूव कर रहा हूं उससे भी, सब में सेमीकंडक्टर चिप होता है। जैसे आपके शरीर को धड़कने, धड़कते दिल की जरूरत होती है, वैसे ही इस डिजिटल दुनिया को धड़कनों के लिए चिप की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं कि भारत को अपनी डिजिटल धड़कन मिल गई है। नाम है विक्रम 3201।
भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ऐतिहासिक एंट्री लेते हुए आज अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप लॉन्च कर दिया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह पहला चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। हमने इस पर एक पूरी फाइल तैयार की। यहां जल्दी से यह जानना भी जरूरी है कि सेमीकंडक्टर के चिप होता क्या है। यह सिलिकॉन का छोटा सा चिप होता है जो आपके आसपास के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगा होता है, जिससे आपकी जिंदगी चलती है। जिस तरह रसोई में नमक तरह तरह के भोजन का स्वाद तय करता है, उसी तरह सेमीकंडक्टर चिप तमाम उपकरणों के कामकाज को तय करता है। और भारत ने आज चिप वाली आजादी की ओर कदम बढ़ा दिया। विक्रम 3201 को पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया है। ये 32 बिट चिप है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर तेजी से डेटा संभाल सकता है। इस चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। विक्रम 3201 सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में भारत को 64 बिट और उससे भी ज्यादा एडवांस चिप बनाने होंगे ताकि मोबाइल और लैपटॉप भारत में ही बने। हमारी कारें मेड इन इंडिया चिप की मदद से दौड़े और भारत दुनिया की चिप फैक्ट्रियों की दौड़ में शामिल हो। वैसे आपको यह भी समझना होगा कि स्वदेशी चिप के क्या फायदे होते हैं। सीधा फायदा देखें तो हम मेड इन इंडिया चिप से सस्ते गैजेट्स और तमाम उपकरण हमें मिलेंगे। जब चिप भारत में बनेंगे तो आयात कम होगा, इससे दाम भी धीरे धीरे कम होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी। चिप इंडस्ट्री लाखों इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूरों को काम देगी। सुरक्षा भी हमारे हाथ में होगी। हमारे फोन, कंप्यूटर और रक्षा उपकरण में कौन कौन सा चिप लगा है, इसका कंट्रोल अब हमारे देश के पास होगा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई चेन बस कुछ ही देशों तक सीमित है। ऐसे में हर देश सेमीकंडक्टर की रेस में आगे बढ़ना चाहता है। अब तक ताइवान, अमेरिका और चीन जैसे देश इसमें आगे चल रहे हैं। भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब वो इस रेस में उतर चुका है, जिसकी शुरुआत आज विक्रम 3201 से हो गई। इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। विक्रम 3201 प्रोसेसर के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर टूल्स इसरो ने खुद ही विकसित किए हैं। इन्हें किसी बाहरी कंपनी या विदेश से नहीं लिया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सेमीकंडक्टर के इस बहुत ही हाईटेक इंडस्ट्री में भारत पर दुनिया भर का विश्वास है और भारत के टैलेंट पर, भारत के इकोसिस्टम अप्रोच पे, इस पर आज विश्व के सभी स्टेक होल्डर्स सेमीकंडक्टर के वो भारत में आए हैं और भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। सर, विक्रम साराभाई के नाम पर एक चिप जो आपने प्रधानमंत्री को दी है, वो किस काम में आने वाली है और अभी तक जो चिप बन रही है भारत में, वो किन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है? भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में करीब करीब हर सेक्टर इंक्लूड हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, करीब करीब सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और इसीलिए इसका फ़ायदा भी देश को कई वर्षों तक मिलता रहेगा। फिक्र में बात करते हैं उस मूसलाधार आपदा की जो कदम कदम पर लोगों की परीक्षा ले रही है, जिसकी रेंज कई राज्यों तक है। सबसे बुरा हाल पंजाब का है। पंजाब के 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड वाला संकट है। बाढ़ वाले इस खतरे से अब दिल्ली भी दूर नहीं है। बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसने दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे पहले बात पंजाब की। वर्ष 1988 के बाद से पंजाब सबसे बड़े बाढ़ संकट में फंसा हुआ है। फिरोजपुर से लेकर अमृतसर और गुरदासपुर से लेकर फाजिलका तक जल प्रलय ही पंजाब का सच है, जहां जिंदगी बचाने की जंग है। मकान कई फीट पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को छतों पर रहना पड़ रहा है, यहां तक कि मवेशियों को भी छत पर ही रखा जा रहा है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, उन सड़कों पर नाव चल रही हैं। नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसी तस्वीरें पंजाब की में एक दो जगह नहीं बल्कि 12 जिलों से आ रही हैं, जहां जल भराव ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। बाढ़ की वजह से 1300 से ज्यादा गांव
पानी में डूबे हुए हैं। अनुमान है कि बाढ़ की वजह से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, 30 लोगों की जान भी जा चुकी है। करीब 3 लाख एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी है। इस मॉनसून सीजन में पंजाब में अब तक 470 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 30% ज्यादा है। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। नदियों पर बने बांध फुल हो चुके हैं, इसीलिए अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। अब तक हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। पंजाब में बाढ़ वाला संकट कितना विकराल है, उसे आप इस रिपोर्टर रील से समझिए। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है। हम इस वक्त कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं और जहां इस वक्त मैं राफ्ट पर बैठा हूं, मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कोई नदी नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसानों के खेत होते थे। सामने गांव हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी आपको दिखाई देगा। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर बचाव कार्य चला रही है। आप देखिए, यहाँ पर राशन है, फल है, ब्रेड है, ये सब सामान जो अंदर लोग फंसे हुए हैं। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ 700-800 खेत डुब चुका। तकरीबन कुक्कड़ पिंड का 4 ਤੋਂ 5 करोड़ घरों को खतरा बना हुआ है। जलंधर का ये कुक्कड़ पिंड है और यहाँ पर आप देखिए, ये जो सड़क है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देखिए जो पानी है वो बढ़ रहा है और यहाँ से थोड़ी आगे जाने पर अंदर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए पानी कितने तेज़ बहाव के साथ आ रहा है और ये जो पूरी सड़क है वो पानी में डूब चुकी है। आगे 8 से 10 गांव हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सड़क यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से डूब चुकी है। लोगों के जो खेत हैं किसानों के, वो पानी से लबालब भर गए हैं। ये कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों के साथ दिल्ली एनसीआर में कदम कदम पर मुसीबत है, जिसमें सबसे बुरा हाल तो गुरुग्राम का है। यहाँ पर 100 करोड़ तक के मकान हैं। ये हमारे उन जगमग शहरों की हकीकत है जहाँ 2-3 BHK वाली ज़िंदगी बेची जाती है, जहाँ महंगी कारें और कांच की दीवारें तरक्की का पैमाना कहलाती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर बारिश इन्हीं 4 दीवारों को कैद खाना बना देती है। सड़कों को तालाब और शहर को जामनगर बना देती है। यहाँ जामनगर गुजरात वाला नहीं है, बल्कि जामनगर देश का हर वो नगर है जो हमेशा ही ट्रैफिक जाम से त्रस्त रहता है। ये तस्वीरें सिर्फ सड़कों पर भरे हुए पानी की नहीं है, बल्कि हमारी योजनाओं की नाकामी और विकास के खोखले मॉडल की भी, जहां लाखों करोड़ों रुपए की कारें नाव बन जाती हैं, अरबों की इमारतें तालाब के बीच खड़ी नजर आती हैं और करोड़ों का टैक्स देने वाले नागरिक नालों में धंसते सपनों के साथ खड़े रह जाते हैं। वैसे गुरुग्राम के लिए कोई नई बात नहीं है। हर बारिश के बाद गुरुग्राम की यही स्थिति होती है। पूरा वाटर पार्क नजर आता है। अब तो ऐसा लगने लग गया कि जल भराव और लंबा जाम गुरुग्राम में रहने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये उस शहर की तस्वीर है जो प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। इस देश के टॉप के CEOs वहां पर रहते हैं। जो शहर हरियाणा की GDP में अकेले 60% तक का योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा रहा है, उस शहर की रफ्तार हर बारिश के बाद थम जाती है। ये हालात 24 घंटे में हुई 18 मिलीमीटर बारिश के बाद बने हैं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ड्रेनेज सिस्टम खुद ही ड्रेन हो चुका है, खैर फेल हो चुका है, जिसके बाद दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि जितना हो सके उतना लोग घर के बाहर कम निकलें। कई अंडरपास भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन गुरुग्राम के हालात कुछ ज्यादा नहीं बदले। फिक्र में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मराठा आरक्षण आंदोलन की, जिसे लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर थे। आज कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल खुद आजाद मैदान पहुंचे और अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष भी हैं और सरकार की तरफ से मनोज जरांगे से बात कर रहे थे।
उनकी मांगे सुन रहे थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल को मिलाकर कुल 5 मंत्री जरांगे के मंच पर गए। इसके बाद उनको जूस पिलाया गया। इसके बाद जरांगे ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। मनोज जरांगे की घोषणा के साथ आजाद मैदान के बाहर पूरी तस्वीर बदल गई। जिन समर्थकों पर उपद्रव मचाने का आरोप लग रहा था, वही समर्थक जश्न में डूब गए और आरक्षण पर अपनी जीत बताते हुए थिरकने लगे। मनोज जरांगे ने सरकार से 8 मांगों पर हामी भरने के लिए कहा था। अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उनकी 8 में से 6 मांगे मान ली हैं। हैदराबाद गैजेट लागू किया जाएगा। उस गजट में मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग में दर्ज किया गया था। सतारा और औंध गजट्स भी लागू होगा। इससे जुड़ी कानूनी अड़चनें 15 दिनों में दूर होंगी। इन दोनों गैजेट्स में मराठा समुदाय को बैकवर्ड क्लास माना गया था। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ की आर्थिक सहायता और पात्रता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। 58 लाख कुनबी नोंदी ग्राम पंचायत स्तर पर लगाई जाएंगी। इसका मतलब है वो पुराने सरकारी दस्तावेज, गांव के कागजात और रजिस्टर जिनमें मराठा परिवारों को कुनबी जाति के रूप में लिखा गया है। सो देखिए, वंशवाली समिति को कार्यालय मिलेगा और कार्यविधि बढ़ाई जाएगी। मनोज जरांगे ने सतारा गजेट्स जीआर के लिए 2 महीने का समय दिया, तो वहीं सरकार ने मराठा को कुनबी जाति घोषित करने के लिए समय मांगा। इससे पहले आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आंदोलनकारियों के उपद्रव करने पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दी थी। साथ ही राज्य सरकार को भी फटकार लगाई कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया, जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया गया। इसके बाद सरकार के मंत्रियों का दल मनोज जरांगे से मिलने पहुंचा और फिर अनशन खत्म हो गया। वैसे आपको बताना जरूरी है कि मनोज जरांगे को इस आंदोलन के लिए 1 सितंबर तक की अनुमति मिली थी। आज के दिन बिना अनुमति आरक्षण आंदोलन किया। मनोज जरांगे को आंदोलन के लिए आजाद मैदान की जगह दी गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने दक्षिण मुंबई की हर सड़क को आंदोलन स्थल बना दिया। सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियां पार्क कर दी गई। इन पर गंदगी फैलाने के आरोप लगे। इसका साउथ मुंबई के कारोबार पर भी असर पड़ा। इन्हीं सबको लेकर कोर्ट की नाराजगी थी। आखिर किस तरह मुंबई में आरक्षण पर 5 दिनों तक चला यह आंदोलन हंगामे के बाद आज खत्म हो गया, फिक्र की इस रील में। शिवाजी महाराज की जय भवानी। महाराष्ट्र सरकार ने करीब मनोज जरांगे पाटिल की मराठा आरक्षण को लेकर के तमाम मांगे जो हैं वो मान्य कर ली, जिसके बाद तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर से तस्वीरें देखिए कि जल्लोष की तस्वीरें, खुशियां मनाई जा रही है। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थक द्वारा ढोल ताशे नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं।